Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm here again with the chapter electricity. This is the part 4 of this chapter and we will wind up the chapter in this video. So this is the last video of the chapter electricity. In this video we will study the Joule's law of heating, electric energy and electric power. So let's get started. So heating effect of electric current. This is the first topic of this video. So we see whenever current flows through a metallic conductor, heat is produced in it. So we will see how heat is produced. See, this is the diagram. So ये diagram है मेरे पास. यहाँ पे मैंने conductor show किया है. AB is the conductor, right? और ये कोई छोटा सा cross section है और ये जो dots हैं ये show कर रहे हैं electrons को. और जब मैंने इसके around इस कंडक्टर के अराउंड जब मैंने कोई पोटेंशियल सेटअप किया है, एक सेल लगा दिया है, ठीक है, तो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, राइट. सो ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन को. तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कंडक्टर में वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं जब उसमें से कोई करंट पास नहीं करता है. जब हमने ये पोटेंशियल सेटअप वहाँ नहीं किया था तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे कुछ इधर मूव कर रहे थे, कुछ यहाँ मूव कर रहे थे, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है. लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, यानी कि एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करा, तो इस कंडक्टर ए बी के अक्रॉस सपोज वी पोटेंशियल सेटअप हो जाता है. तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट होने लग पड़ते हैं. ड्रिफ्ट यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन्स पे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ को ड्रिफ्ट होने लगते हैं. जब वो ड्रिफ्ट होते हैं तो ये मूवमेंट कोई स्मूथ नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा या किसी एटम के साथ टकराएगा या कोई आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा उसके साथ टकराएगा. तो इससे क्या होता है, उनकी मूवमेंट में कुछ रेजिस्टेंस आती है. तो जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो वो लोग वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि जब ये मूवमेंट होती है ये मूवमेंट एक्चुअली वाइब्रेशंस होती हैं. वाइब्रेशंस मीन टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मीन्स दिस, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है. तो जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ अपनी मेन पोजीशन पे. यानी कि जो एटम्स होंगे उस कंडक्टर में या आयंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और आयन के साथ टकराते हैं. तो जो एटम और आयंस हैं वो तो मूव नहीं करते हैं, वो अपनी प्लेस पे रहते हैं और अपनी प्लेस पे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यानी कि ऐसे 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 मूव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है. हाई एम्पलीट्यूड्स के साथ वो मूव करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं. वी कैन यूज द वर्ड वाइब्रेट, ठीक है. वो अब वो जो एटम और आयन है इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की वजह से वो वाइब्रेट करेंगे. तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन. तो उनका मोशन बढ़ रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऐसे 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 अपनी मीन पोजीशन पे, वो एक किसी पोजीशन पे यूं यूं करके मूव करी जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, वो वाइब्रेट हो रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है. जो टेम्परेचर होता है, ये जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी. सो दिस इज द वे हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, राइट. So so now we'll see amount of heat produced in a conductor through electric current when electric current flows through it. So कितना amount of heat produce होता है जब उसमें से करंट पास करता है कंडक्टर में से, ठीक है. सो लेट्स सी, सेम डायग्राम यहाँ पे भी मैंने पेस्ट किया, देखो. तो मान लेते हैं ए बी कंडक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया वी पोटेंशियल सेटअप, वी जो है वो पोटेंशियल सेटअप हो गया है इसके अराउंड. जब हमने ये पोटेंशियल अप्लाई करा, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, हमने ये सेल यूज़ किया, इस सेल ने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस वी पोटेंशियल सेटअप कर दिया, ठीक है. फिर क्या होता है, अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पोटेंशियल डिफरेंस is the amount of work done in carrying a unit positive charge from one position to another position, right. So suppose potential is the work done, right, potential is the work done, amount of work done, कि कितना वर्क डन किया जा रहा है एक चार्ज को एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक लेके जाने के लिए, राइट. तो अगर हम सपोज कर लेते हैं डब्ल्यू वर्क डन है, कोई चार्ज क्यू था उसको हमने कैरी किया एक एंड से दूसरे एंड के लिए, सपोज इस एंड से इस एंड तक लाने के लिए कोई क्यू चार्ज था, उसको यहाँ से इस एंड से इस एंड तक कैरी करने के लिए हमने डब्ल्यू वर्क डन किया. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें पता है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन ओवर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट. सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू,
ठीक है, तो यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आएगी, हम Q को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, जब हम चार्ज को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, V इंटू V मल्टीप्लाई बाय Q, राइट। I hope you understand this. So let's move further. Now, if I current is flowing through the conductor, हमने अब ये भी सपोज कर लिया। अब सबसे पहले तो हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली। वर्क डन की वैल्यू हमने क्या निकाली, लास्ट स्लाइड में वर्क डन की वैल्यू हमने निकाली, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, नाउ हमने सपोज कर लिया कि अगर आई करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से टाइम टी के लिए, टी टाइम के लिए मतलब सपोज 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जितना भी टाइम है हमने कोई टी सपोज कर लिया, टी टाइम के लिए कंडक्टर में से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू टी। ये वैल्यू कैसे आई, हमें पता है करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम, क्यू ओवर टी। दिस इज क्यू, दिस इज बिग क्यू। सो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू टी, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आई इंटू टी। ठीक है, अब हम ये जो क्यू की वैल्यू है इस वर्क डन में, अब ये जो क्यू की वैल्यू है इसको इस वर्क डन में हमने पुट करना है, जो हमने लास्ट स्लाइड में इक्वेशन 1 ली थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 में जब मैंने पुट कर दिया क्यू की वैल्यू, तो v तो वैसा का वैसा ही रहेगा और q की जगह हम क्या लिख देंगे, i इंटू टी। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, वी आई टी। अब नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड। ये वर्क डन किसके इक्वल है, जो हीट प्रोड्यूस हुई होगी उस कंडक्टर में। सो H मीन्स द हीट प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H, H की वैल्यू आ जाएगी वी आई टी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर एनी टाइम t, राइट। सो लेट्स सी सम अदर फॉर्म्स ऑफ हीट। अब हीट का सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है, हीट प्रोड्यूस्ड के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हम ओम्स लॉ से एक निकालते हैं। ओम्स लॉ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ सेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आर कांस्टेंट आ जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन करा है पिछली वीडियो में। तो हमारे पास ओम्स लॉ से सिंपल बात है, V इज इक्वल टू आई आर, ये वैल्यू देता है हमें ओम्स लॉ। ठीक है, अब इस v की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, इस v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगी। सो इस v की जगह मैं क्या लिख दूंगी, v की वैल्यू क्या होती है, आई आर। सो v की जगह मैंने आई आर पुट करना है एंड i एंड t को सेम रखूंगी। नाउ i इंटू आर इंटू आई इंटू टी, व्हाट डज इट बिकम, i इंटू आई बिकम्स आई स्क्वायर एंड r और t वैसे के वैसा ही रह जाता है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया हीट प्रोड्यूस का, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, राइट। अब एक और फॉर्मूला निकालते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ सेज v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आती है, v ओवर आर, करंट की वैल्यू आती है v ओवर आर। अब ये जो i की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करूंगी। अब इस करंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगी। जब मैंने यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, h इज इक्वल टू, हमने i की जगह क्या पुट करना है, v अपॉन आर। हियर आई स्क्वायर है यहाँ पे, तो h इस आई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, अब देखो i की वैल्यू v अपॉन आर, इस इक्वेशन में h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, राइट। आगे देखो ये i की वैल्यू मैंने पुट की, आगे क्या है r इंटू टी, r इंटू टी वैसा का वैसा ही मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर मीन्स r इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, देखो आर स्क्वायर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, आर इंटू आर, राइट, आर इंटू आर। तो ये इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर इंटू आर। आर स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकती हूँ। आगे आर इंटू टी है, उसको आर इंटू, ये मल्टीप्लाई में है ना, देखो v के साथ r इंटू टी, ये वैसे का वैसा ही लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो कैंसल आउट क्या चीजें हो रही हैं, 1r एंड 1r कैंसल्स आउट, तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, v इंटू टी। देखो v रह गया, t रह गया और डिवाइड में r रह गया, डिवाइड में क्या रह गया, r रह गया। तो ये देखो
यहाँ से जब मैंने ये वैल्यू इसमें पुट करी तो क्या मेरे पास ये वैल्यू आ गई v इंटू टी ओवर आर। ये देखो सेम वैल्यू, यही मैंने सॉल्व करी है यहाँ पे, राइट। देखो जो ये वैल्यू आई है यही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके निकाल दी। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ जाते हैं हीट के। एक नंबर 1 ये, एक मिनट इसको मैं बताती हूँ, डिफरेंट कलर यूज करके बताती हूँ। देखो H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड H इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी ओवर आर। सो ये 3 फॉर्मूले मेरे पास हीट के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने। सबसे पहले हमने वर्क डन के थ्रू फर्स्ट फॉर्मूला निकाला, फिर हमने ओम्स लॉ यूज करके सेकंड फॉर्मूला निकाला वी की वैल्यू यूज करके, फिर सेकंड टाइम सेम ओम्स लॉ से आई की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, आई से निकाली और इसमें पुट करी तो मेरे पास थर्ड फॉर्मूला आ गया। सो ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, क्योंकि याद रखोगे आपको सिर्फ इसको याद रखने की जरूरत है। इनको तो आप उस टाइम डिराइव भी कर सकते हो किसी भी टाइम, अगर आपको याद हो कि आपने ओम्स लॉ यूज करना है तो ये फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे। Now next is Joule's law of heating. This is another law we will study it. Joule's law of heating. Joule's law of heating says that the amount of heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the electric current flowing through it. जो heat है, जो amount of heat है is proportional to the square of the electric current. We can write it as this, H proportional to I square. ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का स्क्वायर जो हीट प्रोड्यूस होएगी उस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है। नंबर 2 पॉइंट है इसमें कि जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है कंडक्टर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, H proportional to R. And thirdly, third point says that it the heat produced is directly proportional to current. Now these are three equations, H proportional to I, H proportional to R, H proportional to T. We will combine these equations, right? We will combine these equations and what we will get is H proportional to I square R into T. ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाना है और हमने यूज करना है कांस्टेंट। सो लेट हमने के कांस्टेंट यूज किया, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर इफ सपोज कर लिया हमने कि इफ के की वैल्यू 1 है तो व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड, आई स्क्वायर आर टी। और ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी हीट का हमने अभी लास्ट स्लाइड में ये डिराइव किया था, राइट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग H is equal to I square RT. So this is the Joule's law of heating. If you have to attempt this question in paper, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि what is Joule's law of heating, you have to tell Joule's law says that H proportional to I square, number 2 H proportional to R, H proportional to T, where I is the current, R is the resistance of the conductor, T is the time for which current flows through that conductor, right? So इनको combine करके हमारे पास ये चीज आती है। ठीक है, उसके बाद हम कांस्टेंट यूज करते हैं एंड इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 1 तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आ जाती है हमारे पास हीट की वैल्यू की, कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है कंडक्टर में जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, राइट। So now we will see some applications of the heating effect of current. This was the heating effect. Heating effect क्या बोलता है, मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर दूं कि जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम देखते हैं हीट प्रोड्यूस्ड होती है, करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक हीटर्स में देखो, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, वाटर हीटर हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक रोड्स होती हैं वो जो पानी गर्म करने वाली होती हैं, वाटर हीटर होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इसमें से करंट फ्लो करते हैं, हम लोग इसको करंट के साथ इनको हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं इन अप्लायंसेस में से, और एज अ रिजल्ट इनमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वो हीट हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की हीट हम विंटर्स में यूज़ करते हैं जब मौसम बहुत ठंडा होता है, रूम को हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं। अपने कपड़ों को आयरन करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है ना उसमें। और वाटर हीटर होता है, उसको वाटर को हीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, मैंने आपको बताया था, आई थिंक सेकेंड वीडियो में मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था कि ये जो अप्लायंसेज होते हैं इसमें नाइक्रोम यूज़ करी होती है, नाइक्रोम की वायर यूज़ करी, तो जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम से बनी होती है। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया ये सब कि वो नाइक्रोम से बनी होती है। अब रेजिस्टेंस जो होती है नाइक्रोम की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम से बना है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत सारी है। अब जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, अब हम लोगों ने हीट का फॉर्मूला क्या निकाला था, देखो हीट का फॉर्मूला था I square R into T. Okay, so H is proportional to R
H proportional to R, Joule's law of heating says that H proportional to R. That means what? जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी. तो हम लोग जो हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम यूज़ करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा होती है. जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस तो हीट भी उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी. ये हमें कहाँ से पता लगता है कि जितनी रेजिस्टेंस उतनी हीट? इस फॉर्मूले से, राइट? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सेज दिस. ओके, यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जितनी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. जितना ज़्यादा करंट उतनी ही ज़्यादा हीट. ठीक है, जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, राइट? सो दीज पॉइंट्स शुड बी मेमोराइज्ड बाय यू पीपल. सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक बल्ब. नाउ व्हाट हैपेंस, देखो जब ये इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह थे, इनका जो ये एलिमेंट होता है, जब इसमें से ज़्यादा इसमें जब करंट फ्लो करता है, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये इनकी जो फिलामेंट, ये जो फिलामेंट होता है यहाँ पे, जिसको मैं एलिमेंट बोलते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट है, ये रेड हॉट हो जाता है. रेड हॉट हो जाता है तो हीट प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में क्या होता है, उसकी जो फिलामेंट होती है ना, इट बिकम्स वाइट हॉट जब उसमें से करंट फ्लो, क्योंकि जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बनी होती है. मैंने आपको बताया टंगस्टन की रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है. अब उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी. जब उसमें से करंट फ्लो करता है इट बिकम्स वाइट हॉट. ओके, वो वाइट हॉट हो जाती है और उससे क्या होता है, हमें लाइट मिलती है. बल्ब क्या देता है, हमें लाइट ही देता है. तो इस तरीके से उसकी, देखो यहाँ पे भी लिखा है, जैसे कि मैंने, जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट की वो बहुत हाई है. सो लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा उसमें. ठीक है, अब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से क्या होता है, जो फिलामेंट होती है इट बिकम्स वाइट हॉट. देखो मैंने आपको बताया वाइट हॉट हो जाती है. और वाइट हॉट होती है इसलिए जो बल्ब है उससे हमें लाइट मिलती है. एंड ऑल्सो हीट इज प्रोड्यूस. कभी आपने बल्ब को देखा होगा पास से, तो उसके आसपास हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म हो गया होता है बल्ब. जैसे ही हम उसको ऑफ करें, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हम बल्ब को ऑफ करते हैं, और जब हम उसको उतारते हैं तो हम उसको टच करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस हुई होती है ना, उसमें गर्म होता है वो. सो वाइट हॉट हो गया, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो लाइट तो प्रोड्यूस हुई, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्यूज. अब फ्यूज के बारे में आपको पता होगा. सो सी व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो एक वायर होती है. ठीक है, वो एक वायर होती है, वो उस मटेरियल से बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यानी कि उसमें से वो मेल्ट बहुत जल्दी हो जाती है. फॉर एग्जांपल कॉपर और टिन लेड अलॉय मटेरियल को हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ बनाने के लिए. पता क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आ रहा है तो हमारे अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं. अगर उनमें से ज़्यादा करंट चला गया तो फ्यूज़ हमने यूज़ किया होता है ताकि अगर ज़्यादा करंट आए तो वो फ्यूज़ क्या करता है, मेल्ट कर जाता है. वो फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है, उससे कनेक्शन क्या है, टूट जाता है. तो इसकी वजह से क्या, कनेक्शन टूट गया, हमारे घर में जो भी सप्लाई आ रही है उसका कनेक्शन टूट गया, तो यानी कि अब हमारे जो भी अप्लायंसेज है, हमारा टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब जलने से बच जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा करंट उनमें से फ्लो होगा तो वो डैमेज भी हो सकते हैं. तो फ्यूज़ को हम यूज़ करते हैं अपने अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाने के लिए, राइट? ये सब एक्सप्लेनेशन देखो मैंने यहाँ पे दे रखी है. जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी. ठीक है, एच की क्या बताया था मैंने, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी. हीट प्रोड्यूस जितनी ज़्यादा होएगी तो वो जल्दी, वो क्या करेगा, जो फ्यूज़ है वो मेल्ट कर जाता है. फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है, मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रोक हो जाएगा. ठीक है, करंट जो है फ्लो करना वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, जो सप्लाई है वो आनी बंद हो जाएगी, तो हमारे अप्लायंसेस जो हैं उनको हम बचा सकते हैं डैमेज होने से, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स मूव फर्दर. Electric energy. Next point is electric energy. What is electric energy? Electric energy is the work done by the source of electricity to maintain current. कितना वर्क डन कर रहा है सोर्स. अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो भी हमने सेल और बैटरी अप्लाई करा है अपने कंडक्टर के अक्रॉस. सपोज ये मेरा कंडक्टर था, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं कंडक्टर को. अब उस कितना वर्क डन किया है, ये जो पोटेंशियल है, ये वी पोटेंशियल, सपोज वी पोटेंशियल सेटअप हो गया इसके अराउंड यहाँ पे. ठीक है, तो अब इस सोर्स ने, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सोर्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज दिस. इस सोर्स ने कितना वर्क डन किया है कि सर्किट में जो करंट है वो मेंटेन रहे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी.
ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो हमें पता है क्यू क्या होते हैं, क्यू इज चार्ज, आई इंटू टी, क्योंकि करंट क्या होता है हमें पता है, करंट इज चार्ज ओवर चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, टी उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। और वर्क डन क्या होता है हमारे पास, वर्क डन, वर्क डन ये जो हमारा पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल क्या, ये जो बैटरी अप्लाई करी है, ठीक है, जो हमने बैटरी अटैच करी है, ये वी पोटेंशियल सेटअप कर रही है। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वर्क डन ओवर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, हम क्यू को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो वर्क डन की वैल्यू आ जाती है v इंटू क्यू, राइट। तो देखो अब इक्वेशन 1 यूज करेंगे हम, q की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में क्या निकाल रखी है, q की वैल्यू हमें पता है आई इंटू टी, ये मैं इस q में पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो v को वैसे रहने दिया, q की जगह आई टी, तो वर्क डन मेरे पास v आई टी आएगा। अब ये जो वर्क डन है ये किसकी फॉर्म में, इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वर्क डन बाय द सोर्स, की सोर्स ने कितना वर्क डन किया है, वर्क डन इज वी आई टी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, वी आई टी, ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कंज्यूम हो रही है सर्किट में। सो ई से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास, वी आई टी, ये देखो यहाँ पे वी आई टी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स मूव फर्दर। So our next point is electric power. What is electric power? Electric power is, see, is defined as the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time. Electric energy is what, the work done by the source, कि कितना वर्क डन किया है उस सोर्स ने, वो जो हमने सेल और बैटरी अप्लाई किया उसने कितना वर्क डन किया है कि सर्किट में करंट मेंटेन रहे। अब दैट वर्क डन ओवर टाइम पर यूनिट टाइम, कि एक सब पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगी, इलेक्ट्रिक पावर। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हम इसी तरीके से लिखते हैं, यानी कि यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड और वी कैन से 1 मिनट, तो हम लोग वैसे सेकेंड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ है उसको मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक पावर। सो हम इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं कि देखो अगर डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है इलेक्ट्रिक एनर्जी ने, ठीक है, और टी सेकेंड के लिए ये वर्क डन किया है, यानी कि टी सेकेंड्स तक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। ये हमारे पास आ गई पावर का फॉर्मूला। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ सी सिंस वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी, ये हमने कहाँ सॉल्व किया, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा जब हमने Q की वैल्यू देखो, Q इज आई इंटू टी, Q इज आई इंटू टी, ठीक है। एंड वर्क डन, एंड व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब इस चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ जब पुट करी, Q की जगह आई टी पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, वी आई टी, राइट। सो तो ये जो वर्क डन की वैल्यू है, अब इस वर्क डन की वैल्यू को हम पावर के फॉर्मूले में पुट करेंगे। पावर के फॉर्मूला क्या बोलता है, वर्क डन ओवर पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, राइट। तो वर्क डन की वैल्यू हमने क्या निकाली, वी आई टी, तो मैं वर्क डन की जगह वी आई टी लिख सकती हूँ, वी आई एंड इंटू टी, एंड देखो डिवाइड में क्या है, टी, टी डिवाइड में, अब देखो ये न्यूमरेटर में एक टी है कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के टी के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या रह गया, वी आई। तो पावर की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, वी इंटू आई, दिस इज पावर, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। So we can say electric power is defined as the work done, defined as the potential difference. It is defined as the amount of energy consumed per unit time, and energy is what work done, that means work done per unit time. So we can also define it as the product of the potential difference applied across the circuit and the current flowing through it. From this equation we can define it in this way, it is a product of potential applied and the current flowing through the circuit, right. So लेट्स सी सम अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि हम लोगों ने हीट की डिफरेंट फॉर्म्स निकाली थी,
हमने ओम्स लॉ यूज किया था, तो सेम यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ यूज करेंगे. सो व्हाट डज ओम्स लॉ सेज, V इज इक्वल टू आई आर. अब V भी है मेरे पास, I भी है. एक बार मैं V की वैल्यू पुट करूंगी, एक बार ओम्स लॉ से I की वैल्यू V अपॉन R लेके इसी फॉर्मूले में पुट करूंगी. सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. सो ये V इज इक्वल टू आई आर, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो देखो क्या आता है, आई स्क्वेयर आर. अब ये कैसे आया, देखो P क्या था, V इंटू आई, राइट. और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास V क्या होता है, I इंटू आर. ठीक है. अब ये V की वैल्यू मैं इस V में पुट करूंगी, इस V की वैल्यू क्या है, आई आर. सो पावर की वैल्यू क्या है, सो पावर क्या बन जाएगा मेरे पास, पावर इज इक्वल टू V की वैल्यू आई आर, आई इंटू आर, ये V की वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या था, आई, मल्टीप्लाई में आई. सो आई इंटू आई इज आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर. देखो, तो ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया पावर का, ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया पावर का. पहला पावर का फॉर्मूला था V इंटू आई, ठीक है. सेकंड आ गया आई स्क्वायर इंटू आर. अब मेरे को पता है यहाँ से मैं आई की वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ, आई क्या होता है, V अपॉन आर, V अपॉन आर. अब इस आई की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी, सेम जैसे हम हीट में सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हम इसमें सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो पावर की वैल्यू क्या आती है, आई स्क्वायर आर निकाली हमने. अब आई की वैल्यू हमने ओम्स लॉ से क्या निकाली, V अपॉन आर. तो आई स्क्वायर की जगह मैं आई की वैल्यू पुट करती हूँ, V अपॉन आर. अब क्योंकि ये तो आई की वैल्यू है, यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो इस होल का स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई बाय आर. ठीक है. तो देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, V स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, आर इंटू आर, वी कैन राइट इट एज आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ओके, इंटू दिस आर, ये आर ऐसे. अब देखो न्यूमिनेटर में एक आर है, डिनोमिनेटर में दो आर है, तो एक आर और एक आर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, V स्क्वायर ओवर आर. तो देखो ये मेरे पास एक और वैल्यू आ गई पावर की. सो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं. अगर हमें कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें मुझे V और R की वैल्यू बोली बताई है और मुझे पावर निकालने को कहा है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूंगी. अगर मेरे पास वोल्टेज और करंट है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूंगी. अगर करंट और रेजिस्टेंस है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूंगी, राइट. तो this becomes easy for we people to solve the numericals. So let's see next. देखो ये मैंने सारी चीजें ये सॉल्व कर रखी हैं. देखो सेम I इज इक्वल टू V ओवर R. सो I की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट करी, I की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूंगी, I की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R. ठीक है. 10 तीन फॉर्मूले आ गए, वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर ओवर आर. सो दीज आर वेरी इजी फॉर्मूलाज यू कैन डिराइव. अगर आपको एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू वी आई, तो आप नेक्स्ट टू निकाल सकते हो इजीली. अब हम यूनिट्स देखेंगे. यूनिट्स ऑफ पावर इज व्हाट, WATT वॉट, और इसको कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं. हमें पता है पावर की वैल्यू क्या है, V इंटू आई. तो पावर की यूनिट है 1 वॉट. सपोज 1 वॉट की बात कर रहे हैं, तो 1 वॉट किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर. क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल की हमारे पास यूनिट्स होती हैं वोल्ट्स में, पोटेंशियल की होती हैं वोल्ट्स में, और करंट की होती हैं एम्पेयर में. सो 1 वॉट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, दैट इज 1 वोल्ट एम्पेयर, राइट. तो इस तरीके से अब हम वॉट को डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, then if 1 ampere current is flowing through it, then we can say the electric power is 1 watt, और इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट से जिसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट सेटअप किया है, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स सी नेक्स्ट, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर. So this was very small unit which we see here. See, what is a small unit? Now we will see some bigger units. What are the bigger units? See, kilowatt. Kilo means multiply by 10, right? See, so as we know gram and kilogram, we know what is kilogram. 1000 1 kilogram.
1 kilogram means 1000 1000 100 grams, right? We can write it as 10 raised to power 3. This can be written in this form, 10 into 10 into 10, राइट. 1000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 raised to power, how many tens are there, 1 2 3, so we can write it as 10 raised to power 3 grams, right. 10 raised to power 3 grams लिख सकते हैं. तो जितनी जीरोज होती हैं उतनी 10 raised to power आ जाती है, ठीक है. सेम वे किलोवाट मीन्स 10 raised to power 3 watt, ठीक है. नेक्स्ट बिगर यूनिट इज मेगावाट. मेगा मीन्स 10 raised to power 6, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 zeros, right. And gigawatt means 10 raised to power 9 watt. Okay, these are some bigger units. And next is practical unit of power. What we use practically is horsepower. And what is the value of horsepower? You should remember this. This may appear in your question, as a question in your exams, right? So remember, 1 horsepower is 746 watt. These were easy. Kilowatt, 10 raised to power 3, 10 raised to power 6, and 10 raised to power 9. Now see, horsepower is 10 raised is 746 watt, right? So next is the relationship between electrical energy and electrical power. See, electrical energy is VIT. ये हम लोगों ने स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी VIT होती है, और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, VI. देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू में जो VI है ये तो इलेक्ट्रिक पावर है, तो VI की जगह मैं इलेक्ट्रिक पावर लिख सकती हूँ. वी कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, राइट. सेम मैंने यहाँ वर्डिंग में लिख दिया है, जो VI की वैल्यू थी वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक पावर पुट कर दिया, और इनटू टाइम यहाँ मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है और ये लैंग्वेज की फॉर्म में. सो दिस इज द रिलेशन. सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस. आपको न्यूमेरिकल्स में ये भी पूछा जा सकता है. न्यूमेरिकल्स में आपको अगर फॉर्मूलाज आते हैं तभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ commercial unit of electric energy. Commercial unit is kilowatt hour. So हमारे घर में जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, हर महीने आता है. हम देखते हैं 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद इस तरीके से आता है, ठीक है. तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? अब जो कमर्शियली जो यूज होती है यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो है किलोवाट आवर. इसका मतलब क्या है? किलोवाट आवर का मतलब क्या है? Kilowatt hour is the amount of electric energy consumed by 1000 watt appliance when it operates for 1 hour. 1 hour के लिए एक अप्लायंस काम कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रिक 1 आवर के लिए कैसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम कर रहा है जिसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है? 1000 वाट एनर्जी उसने कंज्यूम की, और वो 1 आवर के लिए काम कर रहा है, ठीक है. अब कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसने कंज्यूम करी है, वो कितनी होगी? 1 किलोवाट. ओके, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट. किलोवाट मीन्स 1000 और 10 raised to power 3 वाट उसने यूज किए हैं 1 आवर में, राइट. सो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, हम उसकी बात करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करा जाता है यूनिट्स में. यूनिट्स कि कितने यूनिट्स यूज करी हैं इस घर ने, या इस घर ने कितनी यूनिट्स यूज की है. हम उस यूनिट की वैल्यू क्या होती है? एक यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, ठीक है. और जो किलोवाट आवर है उसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, ठीक है. और इसकी जूल्स की फॉर्म में कितनी वैल्यू होती है? 3.6 इंटू 10 raised पर 6 जूल्स, राइट. अब यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो सपोज किसी घर ने एक महीने में 1000 यूनिट्स यूज किए हैं. ओके, 1000 यूनिट्स यूज किए हैं किसी घर ने, और एक यूनिट का प्राइस क्या है? देखो, 1 यूनिट का प्राइस कितना है? सपोज 1 यूनिट का प्राइस उन्होंने दे दिया 5 रुपीज है, 5 रुपीज. और उस घर ने लेट अस सपोज 1000 किलोवाट आर जो एनर्जी यूज करी है, 1000 किलोवाट आर. अब हमें पता है 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आर मीन्स 1 यूनिट. नाउ व्हाट इज 1000 किलोवाट आर? मीन्स 1000 किलोवाट आर एनर्जी यूज करी, मतलब कितनी यूनिट्स यूज करी हैं? 1000 यूनिट्स, ठीक है.
1000 यूनिट्स यूज करी हैं, तो अगर एक यूनिट का प्राइस उन्होंने 5 रुपीज दिया है, तो तो 1000 यूनिट्स को यूज करने का कितना होएगा, 5 into 1000, दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा फिर एक महीने में। अगर पूरे महीने में 1000 किलोवाट आवर यूज करी है और एक यूनिट का इतना प्राइस है, तो हमारे पास कितना बिल आएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, वो है 5000। सो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनका कैलकुलेशन होता है। तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जो किलोवाट आवर है वो कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, हेयर द चैप्टर फिनिशेस। So congratulations. Now we will start the next chapter in the next video. Thank you so much for watching. If you have any doubt, you're free to write in the comment section. Till then, tata, bye bye. See you next time with a new video.